द विलेज, गांव, भाग दो। तुमको शायद ये काल्पनिक कहानी लग रही होगी, लेकिन ये सच है कि इस जगह कुछ तो रहस्य छिपा हुआ है जिसका पर्दाफाश होना चाहिए। आगे बढ़ो। क्या हम और तेज चल सकते हैं? ये ट्रैक्टर है बेटा, कोई स्पोर्ट कार नहीं। तभी हमको वहाँ पहुँचने में समय लगेगा। क्या आप बता सकते हैं उस जगह में क्या गड़बड़ है? हाँ, तुम हंसोगी। और कुटियल गांव के लोग वहाँ रहते थे, और मुसीबत तो वो जगह श्रापित है जहाँ तुम्हारी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। वहाँ सिर्फ भूत प्रेत नहीं बल्कि खून के प्यासे दरिंदे घूमते हैं, जिन्हें तुम लोग इविल्स, ड्रैकुला, ज़ॉम्बीज ऐसा कुछ कहते हो। क्या आप समझते हैं कि इन तरक्की बातों पर विश्वास कर लूँगा? मैं कुछ नहीं समझा, लेकिन इतना ज़रूर है कि सुनसान रास्ते पर जो भी गुजरते हैं गलती करता है उसका कोई पता नहीं लगता। 19 साल पहले एक बरातियों से भरी बारात से विदा करने वाले नवानी गांव से चेन्नई जाने के लिए उस रास्ते से होकर गुजर रही थी, मगर बस में अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाई। दूसरे दिन वो बस उन्हीं जंगलों में मिली, मगर कोई आदमी नहीं था। पुलिस, गांव वाले सब चप्पा चप्पा छान मारा, मगर कोई सुराग नहीं मिला। पता नहीं सब बरातियों को जमीन निकल गई या आसमान। उसके बाद ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। उस रास्ते पर जाता है, फिर कभी लौट कर वापस नहीं आता। उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। ये तो बिल्कुल बर्मुडा ट्रेनिंग जैसा लग रहा है। क्या? कुछ नहीं, बस बात बताइए कि उस जंगल में ऐसी घटनाएं लगातार होती रही है, या मेरे साथ माताने का जोखिम क्यों उठाया? अब चुप हो जाओ डॉक्टर सुब्रमण्यम। बात करने में कोई बुराई नहीं है राजा, इन्हें तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। मैं और राजा दोनों इसलिए यहाँ हैं क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अनमोल चीज़ हमने जंगलों में खो दी। 19 साल पहले उसी बस में उसकी बेटी माला और इसका बेटा रोतू भी था। दोनों दूल्हा दुल्हन थे, और अब आधा रास्ता पार कर चुके थे। उन्हें अपने बारे में थोड़ा और बताता हूँ। मेरी फैमिली नौमलाई गांव में एक सम्मानित और धनवान फैमिली थी। 2005 की सुनामी के बाद यहाँ आसपास के सभी इलाके डूब गए थे। नौमलाई जब सुरक्षित था, आसपास के इलाके के लोग आकर नौमलाई में शरण लेने लगे। हमने उनका स्वागत किया। राजा और उसका बेटा उनमें से एक था। राजा की बीवी सुनामी में बह गई। उसके परिवार में उसका बेटा रोतू, सेतु और राजा ही बचे थे। मैंने उसे अपने घर रख लिया। सेतु एक नॉर्मल स्टूडेंट था, वह डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था। उसके फाइनल एग्जाम आने वाले थे, मगर वो इसके लेकर परेशान रहता था। मुझे लड़के में कुछ खास दिखाई दिया, मेरे दिल को छू लिया। मैंने उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा लिया। मेरे और राजा की नाक नीचे एक अलग खेल खेल रहा था, जिसके एक दोनों की जानकारी नहीं थी। सेतु और माला एक दूसरे के लिए प्यार करने लगे थे और शादी के सपने सजाने लगे थे। इस तरह बेमेल शादी हमारे समाज को नामंजूर थी, लेकिन वो नीच जाति का था। लेकिन दूसरों की तरह मैं किसी व्यक्ति की जात पात का स्टेटस देखकर नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा और गुणों का आकलन करता हूँ। राजा को जब ये बात पता चली तो वह
मैं बहुत डर गया और शर्मिंदा भी हुआ। फाइनल एग्ज़ाम टॉप करने के बाद सेतु ने मुझसे माला का हाथ मांगा। मैंने अपने पूर्वजों का नियम का उल्लंघन करते हुए मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी, मगर मेरे बाबू जिंदा होते तो वो हरगिज शादी न होने देते। मुझे अपनी कहानी जानकर बहुत दुख हुआ। भगवान के लिए अब आगे कुछ मत बताना। तो ये कारण है, आप लोग मेरी मदद कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को बचा ना पाए, मुझे अफसोस है। खुशकिस्मती से मेरे और माला के अलावा भी 3 बच्चे थे। इसके लिए मैं अपना गम भुलाकर उनकी देखभाल करने लगा, मगर राजा दिन पर दिन अंदर टूटता चला गया। मैं अपने परिवार को ज़्यादा समय बिताने लगा, धीरे धीरे सब भूलता गया। और रही बात तुम्हारी मदद करने की, तो सुनो। कटियाल गांव में एक श्रापित छाया मंडराती है, जिसकी वजह से गांव किसी के आसपास उसकी श्रापित माना जाता है। यह हमारे पापों की नतीजा है। मेरे परिवार के मेरे बापू सर्वोच्च थे पर के पापों का। कटियाल वो जगह है जहाँ बेताज बादशाह थे। हमने यहाँ सारे कटियाल पर हुकूमत की, यहाँ की बासिंदों को अपना गुलाम बना रखा था। अपने उनको रोजगार दिया, बस इतने ही हमारे लिए दान नौछावर करने के लिए तैयार थे। और कटियाल गांव में खेती लायक जमीन कम थी, पर हमारे यहाँ खजाना मिल गया, कोयले की खान। और यहाँ के आदिवासी कोड़ा बहुत कम कहे या ना के बराबर मजदूरी में काम करते थे, जिन्हें मर्द खान कोयला निकालने का काम करते थे और उनकी औरतें निकाले गए कोयले को साफ करने का काम करती थी। और हम लोग उन पर बादशाह की तरह हुकूमत करते थे। कोड़ा आदिवासियों में संतोषी स्वभाव के थे, रोज रोज जरूरतें पूरी होने की खुश थे और छोटी छोटी बातों पर खुशियाँ ढूंढ दिया करते थे। ये बहुत मेहनती और खुश मिजाज थे। और मेरे पिता इन संतोषी जीवन शैली की नफरत करते थे, जबकि हमारा व्यापार उन्हीं की तत्वों पर था। इसका पहला कारण वो नीच जाति के थे। दूसरे ये कि वे लोग हमारे तरह स्वार्थी नहीं थे, एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तीसरा, वे हमारे ईश्वर यानी महादेव को नहीं मानते थे और अपनी कुल देवी की गड़ी लकड़ी की प्रतिमा की पूजा करते थे, जिसे वे संसार में सबसे शक्तिशाली मानते थे। हम पर कोड़ा के लोगों को इतनी नफरत करते थे कि अपनी परछाई भी अपवित्र मानते थे और बचकर निकलते थे। मगर दुर्भाग्य से हम लोग कुछ ऐसा भी लोग ऐसे भी थे जिनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे अछूत है। मेरे चाचा गोविंद के दिल में आदिवासी लड़की पर आ गया और वे उसे अपना बनाने के लिए सपने देखने लगे। एक लड़की को अकेला देख पाकर उनका पीछा करने लगे। सच्चाई ये थी कि लोग इतने गरीब थे कि अपने आप को पूरी तरह कपड़ों में भी नहीं ढक सकते थे और अपने खुले अंगों का देखकर गोविंद की वासना भटक उठी और कपड़ों की में आधी छुपी आधी खुली उस लड़की की जवानी को देखकर शराब के नशे में गोविंद के अंदर सोया हुआ हैवान जाग उठा और वासना की ज्वाला उमड़ उठी। वही वासना एक इंसान को शैतान बना देती है और कभी कभी इंसान की वासना को में अंधा होकर कुकर्म कर बैठता है, जिसे सभ्य समाज लोग बलात्कार कहते हैं। तभी वहाँ गोविंद के दोस्तों भी आ गए। उस लड़की पर पहले ही नजर गड़ाए बैठे थे। वे ऐसा लड़की
के चुंगल में फंस कर छटपटाने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने धक्का देकर उस हैवानों को अपने से दूर किया और इसी के साथ ही उसके हाथ में दराती तेजी से घूमी और उस कारण गोविंद के मर्द होने का घमंड खील खील हो गया और एक नीच जाति की लड़की का यह दुस्साहस की वह सहन न कर सका। लड़की ने गोविंद के मुंह पर थूक दिया। गोविंद ने भरपूर लात मारी और लड़की के पेट पर एक घूसा मारा। वो लड़की जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और उसके बाद शुरू हो गया दरिंदगी का वर्णन का नाच। लेकिन इस बात ज़्यादा देर तक छिपी न रह सकी। माता पिता को जब सच्चाई का पता चला तो वे गोविंद पर गुस्सा हो गई और उन हैवानों की इज्जत लूट ली और बल्कि उसकी जिंदगी में लूट ली। हरामजादे, ऐसे कुकर्म करने से पहले सामने आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू इंसान नहीं हैवान है। शहर में रंडिया की कमी थी क्या जो एक अछूत को अपनी हवस का शिकार बनाया? रोहित जी, इस अछूत को छूकर इसे भी अछूत हो गया है। इसकी शुद्धिकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा जजमान। दिन में 4 बार गंगा स्नान करना होगा और 1.25 लाख बार शिव का नाम का जाप करना होगा, तब जाकर इसका दोष मुक्त निवारण होगा। लेकिन बाबू चाचा ने जो हत्या की है उसका क्या? गोविंद, कौन सी हत्या? कौन सी हत्या? किसी जानवर को मार दिया, उसे हत्या कहते हो? शक्ति, तुम जाकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मेरी मेहनत के पैसे ऐसे बर्बाद मत करो। मैं संभाल लूँगा इसे। और मेरा सबसे बड़ा पाप था कि मैं अन्याय के विरुद्ध पिता से न लड़ सका, वरना वे आपसे मिलने आए हैं। बहुत गुस्से में लग रही है। मैंने तो लेकिन और इस अन्याय के विरुद्ध लड़ने की बीड़ा उठा लिया और वो कोड़ा जनजाति कबीले के सरदार और उसके साथ एक चश्मदीद गवाह, उसकी छोटी बहन। मालिक, हमका न्याय, हमका इंसाफ चाहिए। हम तुम्हारी बहन की मौत का बहुत अफसोस है, लेकिन फिक्र ना करो गोविंद, इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी बहन को छूने से वह अब अछूत बन गया है। पुरोहित जी ने उसे सजा का बंदोबस्त कर दिया है। बताइए पुरोहित जी। गोविंद को अपने सिर झुकाना हुआ और 1 माह तक उसे 4 बार गंगा स्नान करना होगा। शिव का नाम 1.25 लाख बार करना होगा। इसके अलावा केवल हरा करना होगा। शराब, मीट आदि वर्जित है। ये न्याय नहीं, अन्याय है। तो तुम क्या चाहते हो? शांति बनाए रखे और इसके अंतिम संस्कार का सारा खर्चा दूंगा। और एक अंत की शुरुआत की। और 1 महीने बाद गोविंद अपने पुराने दर्रे पर आ गया। गोविंद फिर से अपने लफंगे दोस्तों के साथ अय्याशी करने लगा और वह पहले से ज़्यादा बेखौफ होकर वैसी हो गया। मेरे पिताजी ने मेरे उन आदिवासियों की सुरक्षा के लिए एक बंदूक मुहैया करवाई है, लेकिन उन लोगों से ऐसे कैसे बच सकता था, सदियों से जिनका पेशा शिकार करना हो। और चुपके से तीर आया और गोविंद के गर्दन में धंस गया और वह जमीन में लुढ़क गया। आदिवासियों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया और गोविंद के दोस्तों को भागने की कोशिश की, लेकिन आदिवासी महिलाएं उन्हें पकड़कर जबरदस्ती उनका काम तमाम कर दिया। मेरे पिता भाइयों को मौत की खबर सुनकर बुरी तरह बौखला गए और आदिवासियों
वो तुरंत सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने पिताजी के अहंकार और सम्मान को चोट पहुंचाई। फिर पिताजी ने फिर पिताजी की थेवर समाज को इकट्ठा करके कोड़ा वादियों के घर जलाने के लिए निकल पड़े। और पिताजी जिद्दी थे। आदिवासी अडिग और आसपास तीर कमान और हमारे पास बंदूकें, वे सैकड़ों की तादाद में और हम मुश्किल से 50 लोग। आदिवासी के तेवर देखकर लग रहा था कि आज ये जो भी करो या मरो करने आए थे। उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी और हमारी बंदूकों से वे देखकर उनमें जरा भी डर नहीं था। और इस विपरीत परिस्थितियों में भी बचाव करने का प्रयास किया। मुझे नहीं पता था कि वो मानेंगे या नहीं, लेकिन हिम्मत करके मैं दोनों पक्षों के आमने सामने बीड़ा उठाया। देखिए, हम लोग खून खराबा नहीं चाहते। इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। जो हो गया पूरा हुआ। गोविंद चाचा आपकी बहन के साथ अन्याय किया, बदले में गोविंद चाचा को मार दिया। जैसे वो तैसा मिला। अब लड़ाई की बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए कटिल के। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। केवल कोड़ा मिलकर तरक्की के लिए काम करेंगे। सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटने से फायदा नहीं। और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत करने समझ गए कि लड़ाई झगड़े से दोनों पक्षों को नुकसान होगा और अपनी आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य के बारे में सोचते हुए हमारे बीच सुलह होगी और हो गई। जो बीत गया वो बीत गया। आगे हम मिलकर काम करेंगे। लेकिन पिताजी का मन अब भी बेचैन था। पिताजी, लगता है ये लोग मुंह पर एक तमाचा नीच जात के कोड़ा आदिवासी को समझौते करके अपमानित भयंकर ठेस लगी। और कोड़ा सिर्फ जात नाली के कीड़े जिनके सर उठाकर देने का अधिकार नहीं। और किस्मत पिताजी का साथ थी। पिताजी को अपना बदला लेने के एक सुनहरा अवसर मौका मिला। कुछ महीनों बाद सरकारी कर्मचारी कुछ कबीलेवासियों के साथ हमारे गांव में आया और दुर्भाग्य से उस दिन मद्रास में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गया हुआ था। इस बारे में मुझे कोई खबर नहीं थी। और उसकी एक खबर मुझे मिली थी। मिस्टर थेवर, जैसा आपको पता है कि इस गांव में खेती लायक जमीन ज़्यादा नहीं है और आपके कोयले की खान लगभग खाली होने को कगार पर है। कुछ दिन बाद पटेल झुग्गी झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आप बैंक से कर्ज लेने के कर्ज तक गले में डूबे हैं। खैर, मुद्दे की बात यह है कि सरकार से जुड़ी कंपनी 700 एकड़ का अधिग्रहण करना चाहती है ताकि सरकार के साथ साथ आपका भी विकास हो। उसे वहाँ से विकास हो, हमें उनको वहाँ से हटाना है। आप समझ गए ना? उनकी जगह क्यों? यहाँ तो बहुत जगह है। ये संभव नहीं है क्योंकि यहाँ केमिकल फैक्ट्री लगवाने और कचरा निकलेगा, उसे यहाँ दबाया जाएगा जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। इसलिए इस तरह फैक्ट्री के रिहायशी इलाकों से दूर लगाई जाती है। इसलिए इस इलाका को खाली करना होगा। सोच लीजिए, ऐसा सुनहरा मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। एक न एक दिन आपको यह जगह छोड़कर जाना होगा और फिर क्यों न इसके एवज में आप मोटी रकम ले। आपको मतलब हमें जाना होगा। जी हाँ, आपको कोड़ा आदिवासियों से संबंध विभाग की ओर से जमीन और बराबर मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद पिताजी सोच में डूब गए और उन्होंने जाने से मना कर दिया। तो भू मंत्रालय
के ऊपर आपको भरोसा है, जताया है। आपका फर्ज बताता है कि आप भरोसे पर खरे उतरे। हमें आपको ऑफर दिया है, जो आगे आपकी मर्जी, आप 6 महीने बाद काम शुरू कर देंगे। और अगर आपकी इंडस्ट्री कटियल में रहना है तो आपकी जिम्मेवारी ना सरकार की होगी न कंपनी की। अब आप क्या करना है सोच लीजिए। गुड बाय मिस्टर। वो दिन के बाद पिताजी ने एक जरूरी ऐलान करने के लिए बहुत बड़ी पंचायत बुलाई और जिसको सभी कोटा के लोग शामिल थे। यही कटियल काम की शुरुआत थी। भाइयों और बहनों, आप सभी को एक बहुत जरूरी खुशखबरी है। मैं जानता हूँ कि शर्मनाक घटना के बाद कोई लेबर समुदाय का व्यक्ति कोड़ा समुदाय के व्यक्ति की आंख नहीं मिला सकता। भले ही आप लोग हमें माफ कर दिया, पर हम खुद को माफ नहीं कर पाए। मैं सालों से आप लोगों पर एक मालिक की तरह हुक्म चलाता रहा। आप लोग खुद को नीचा मानता रहे। जात पात के ढकोसलों के नशों में चूर होकर मैंने कई बार लोगों के साथ अन्याय किया, लेकिन उस घटना के बाद मेरी आंखें खोल पर्दा हट चुका है और हम लोग एक ही ईश्वर की संतान है। हम सबको अपने कर्मों का हिसाब एक न एक दिन देना पड़ेगा। मेरा मानना है कि जमीन पर थेवरों का नहीं बल्कि कोड़ा आदिवासियों की है। हमारे पूर्वजों की जमीन पर कब्जा किया और आपको गुलाम की तरह जीने पर मजबूर कर दिया। आपको पास खुद की जमीनें नहीं, कटियल आपकी विरासत है। आज कटियल आपका असली हकदार मतलब कोड़ा आदिवासियों का सुपुर्द करता हूँ। आज मैं अभी इसी वक्त थेवर की कब्जाई हुई एक एक जमीन आपको कोड़ा वासियों को जमीन के असली मालिकों की भू मंत्रालय से अपनी जमीनों को आपके नाम करवाने की सारी कार्रवाई पूरी कर चुकी है। ये ज़मीन आज से आपकी हमेशा के लिए। बस आपको अंगूठा इन कागजों पर लगाना है। ये ज़मीन आपकी। और फिर अनपढ़ और भोले वाले आदिवासी पिताजी की बातों में आकर अपने अंगूठे के निशान उस सरकारी कागजों पर लगाने लगे, जिसे सोचकर उसके पूर्वजों की जमीन कटियल की हो जाएगी। लेकिन सच उनसे खुद जब सच था, उनने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। वो कागज जमीन के मालिकाना ट्रांसफर कराने के लिए बल्कि कटियल ट्रांजैक्शन कंपनी को बेचने के लिए थे, जिनके मेरे पिताजी ने सब नाटक रचा था। कोटा आदिवासियों को लगता था कि जब उनकी जमीनें पाकर एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे, जबकि मेरे पिताजी उनसे जुड़ी उनके साथ मुट्ठी भर साथी ये सोचकर खुश थे कि अब जल्दी ही इतने अमीर हो जाएंगे कि सारी उन्हें कल्पना तक नहीं। बस इससे बुरा पहलू और कोड़ा वासियों के साथ नाइंसाफी की गई थी और मानसिक पीड़ाएं मिलने वाली थी। एकदम बेखबर थे। हमका भी माफी दीजिए मालिक, हम आपको भाई की हत्या किए। आप इनको इंसान नहीं, आप तो स्वतंत्रता भगवान है। आप हमको इतना कुछ दिए, हम लोग आपका अपना मुंह कर्ज ना चुका पाई है। जीवन भर आपका नौकर रही सब मालिक। सुबह ऐसा मत बोलो मेरे दोस्त, ये गांव तुम्हारा है, तुम इस जमीन के असली वारिस हो। आओ अपनी जमीन पर खेती करो, अपना जीवन खुशी बनाओ। कटियल अब भूमि के तुम्हारी संपत्ति है। ऊपर उठर मालिक, आप अपने सारी जमीन हम लोगों को दी। अब हम लोग यहाँ कहाँ जाइबा?
हम लोग अपनी, तुम लोग की फिक्र मत करो, मेरे लोग के पास दूसरी जगह ज़मीन है जो हमारे लिए काफ़ी है। तुम अपने लोगों की चिंता करो, हमारे बीच कुछ मतभेद हुआ उसके लिए माफ़ कर दो। धन्यवाद। धन्यवाद मालिक। आपकी आने वाली पीढ़ियाँ और कुटिल पर ओडालोन के परिवार में हिस्सा हमेशा रखी रहेगी। आप यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से गंगा जल लाओ। और शिव 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 अछूत कैसे कर को छू कैसे दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जब मैं कॉलेज से वापस आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और उस समय बिल्कुल ऐसा ही पिताजी ने मुझसे कहा कि अगर मैंने उसकी बात वो कोड़ा लोगों को बताई तो उससे बीच लड़ाई होगी और नुकसान दोनों पक्षों को होगा। उसकी बात सुनकर मैं डर गया और चाहकर भी कुछ न कह सका। और शुरुआत के कुछ महीने तो ठीक रहा। कोड़ा आदिवासी अपनी जमीनों पर खुश और संतुष्ट थे, लेकिन उनकी खुशी बस कुछ समय के लिए मोहताज थी। और जब वो टाइसोन कंपनी के मशीनें और कटियाल की जोती हुई सड़क बनाने के लिए यहाँ आई, उन्होंने सोचा कि यहाँ सरकार द्वारा विकास कार्य किया जा रहा है। उन्होंने जरा भी डर नहीं लगा, बल्कि उल्टा वे खुश थे। और उस केमिकल फैक्ट्री बननी शुरू हो गई। कोड़ा आदिवासी मजदूरी करने लगे के लिए लगा दिया गया। उनसे अतिरिक्त आमदनी होने लगी जिससे वह कुली नहीं संभाल रहे थे। और टाइसन ने उनको रास्ते में ड्रग्स सप्लाई करना शुरू कर दिया, जिनसे वे लोग और भी खुश हो गए। पूंजीवाद के आधार पर उन्होंने दिमाग में इस तरह काबू कर लिया जो कोई सवाल न उठा सके। जबकि हकीकत ये थी कि आदिवासी अपनी कब्र खोद रहे थे। कुछ समझदार आदिवासी ने समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। ड्रग्स के नशे में धुत होकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का सारा इंतजाम वे खुद कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब फैक्ट्री के बाहर बाढ़ दिखा तो उनकी आंखें खुली। नोटिस फैक्ट्री के बनकर तैयार हो गई। अब मजदूरों की जरूरत खत्म हो चुकी थी और जरूरत थी परीक्षण पाए हुए मजदूर जो कोड़ा निवासियों कति नहीं थे। और कटियल के आत्महत्या करने की एक लहर सी चल पड़ी। आय का स्रोत एकदम खत्म हो गया था और ड्रग्स अचानक न मिलने से कटियल के युग तड़पने लगे और छटपटाने लगे और खुद को खत्म करने लगे। उन्होंने चुना एक आसान रास्ता, आत्महत्या का रास्ता। अधिकतर कोड़ा युग इस कुचक्कर में आत्महत्या की स्कीम पेश गई। और टाइसन केमिकल बनाने के साथ साथ कई और भी काम कर रही थी। और अफवाह तो यह थी कि सरकार के आदेश पर आर्मी के खतरनाक केमिकल हथियार तैयार कर रही है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि कचरे में जमीन नदी के हवाले किया गया, जिससे जगह रहने लायक नहीं रही। केमिकल वेस्ट के कारण वहाँ रही सही जमीन बंजर हो गई और स्थिति सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई और जीवन का संकट उत्पन्न हो गया। चारों ओर भूखमरी, बेरोज बीमारी और मेटू शमशान। ये सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं था। उस साल बच्चा पैदा हुआ वो भी मरा हुआ और असामान्य। इस भयंकर बीमारी में नवजात शिशु को अपना निशाना बनाना नहीं, बुजुर्गों, जवान, बच्चों को भी जड़ लपेट में आ गई।
यह महामारी आग की तरह फैल गई। कोड़ा आदिवासी बिल्कुल असहाय थे। मीलों तक कोई सरकारी अस्पताल नहीं था अपना इलाज करवा सकते। वह उन्हें अपने सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ, क्योंकि इलाज के लिए उनके पास परीक्षित तरीके असफल हो चुके थे। अब उसके आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं की सब जरूरत थी, मगर बदकिस्मती कटिल उपस्थित नहीं थी। दोस्तों, आगे की स्टोरी अगले पार्ट